फिजिशियन इंड्यूस्ड, यस। हाइड्रोजेनिक, नोजोको नहीं, नोजोकोमियल जो होता है ना, यही तो बताने वाली थी। नोजोकोमियल जो होता है ये होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, यस, ये होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अभी इसका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, फिजिशियन। फिजिशियन इंड्यूस्ड। हाइड्रोजेनिक डिजीज को हम कहते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड। एंजियोटिक हमने पढ़ा था कल, क्या होता है, एंडेमिक डिजीज है अगर एनिमल पॉपुलेशन में, उसको एंजियोटिक कहते हैं। आर्निथोसिस कहते हैं इन्फेक्शन इन बर्ड पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं आर्निथोसिस। ठीक, एंजियोटिक एंडेमिक है कोई डिजीज किसमें, एनिमल पॉपुलेशन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। सेकंड था टाइफाइड मैरी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ये भी कल मैंने बताया था। कैरियर। कैरियर, यस, टाइफाइड मैरी जो बेस्ट एग्जांपल थी कैरियर की। लास्ट वाला देखिएगा, लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड इन्फेक्शस, ये 2000 रिसेंट लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है। कोई पर्सन कब तक हम उसे मानेंगे कि वो इन्फेक्शस है, कम्युनिकेबल पीरियड। इन्फेक्टिव पीरियड। नहीं, अब हाँ, ये जल्दबाजी का यही नतीजा होता है। कम्युनिकेबल पीरियड के बारे में मैंने क्या बताया था, कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई वो डिजीज, पीरियड जब मतलब पेशेंट मतलब जो पर्सन है जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है वो दूसरे को फैला सके जिस पीरियड ऑफ टाइम में। तो अगर हम कम्युनिकेबल पीरियड को ये मानते हैं कि उस टाइम तक वो फैला सकते, तो उसी को तो हम इन्फेक्शस कहेंगे कि जब तक वो फैला रहा है। एक बार अगर वो उसने फैलाना बंद कर दिया तो अब उसकी जो इन्फेक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। तो कम्युनिकेबल पीरियड का ही इन्फेक्टिव पीरियड जो है ना, ये दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के, पहले याद से थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जनरेशन टाइम जो होता है ये माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को जनरेशन टाइम उसमें यूज होता है, जब एक बैक्टीरिया स्प्लिट होकर दो बनता है या चार बनता है, उस तरीके से ये था। ये दोनों जो है ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के, याद रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला, यानी बोथ 1 और 2। ये कल के लेक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए थे। अब हमें जो पढ़ना था वैक्सीन, 2 बार हम पढ़ चुके हैं, तीसरी बार आज फिर से रिवाइज करेंगे। वैक्सीन डिफिनेशन सबको पता है, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए गिवन डिजीज। किसी डिजीज के खिलाफ अगर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए हम कोई ऐसा सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वैक्सीन। अब इसमें ये 5-6 क्वेश्चन टाइप के मैंने बनाए वन लाइनर में, ये पहले भी बता चुका हूँ। पहली वैक्सीन जो डेवलप हुई थी कौन सी थी, सबको पता है कि किसी को नहीं पता है? मीजल्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक, पहला ही क्वेश्चन देखिए कंफ्यूजन शुरू हो गया। फर्स्ट वैक्सीन जो बनी थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स। हाँ, कब बनी थी ये भी जरूरी है, बनी कब थी ये? 1789 1798 में ये बनी थी। ठीक, पहली वैक्सीन जो बनी थी स्मॉल पॉक्स बनी थी 1798 में बनी थी। बनाने वाले कौन भाई साहब थे? फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाई, किसने बनाई थी इसको? लुइस पास्चर। नो नो, और किसी को पता है किसने बनाई थी पहली वैक्सीन, यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन? एडवर्ड जेनर। हाँ, तो देखिए आपके दोनों अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बाकी है, तीसरी मर्तबा में भी। ये जो बनाए थे एडवर्ड जेनर साहब ने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, एडवर्ड जेनर साहब ने बनाई थी 1798 में। अब आता है टर्म वैक्सीन एंड टर्म वैक्सीनेशन, बहुत कंफ्यूजन वाला ये दोनों टर्म है कि किसने दिया था, वैक्सीन टर्म किसने दिया था और वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था? वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने और वैक्सीनेशन लुइस पास्चर। और कोई? और कोई बताना चाहेगा कि टर्म वैक्सीन किसने दिया था और टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था?
देखिए टर्म वैक्सीन जो है ना, ये लुईस पास्चर था, यहाँ थोड़ा सा मामला उल्टा है। ये लुईस पास्चर ने दिया था। और टर्म वैक्सीनेशन जो है ये एडवर्ड जेनर ने दिया था। थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये रहता है। ये एडवर्ड जेनर ने दिया था। टर्म वैक्सीन लुईस पास्चर ने दिया था, टर्म वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था। अब ये दो वैक्सीन है, रेबीज और कालरा का, अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि रेबीज वैक्सीन किसने बनाई थी या कालरा वैक्सीन किसने डेवलप की थी। रेबीज और कालरा वैक्सीन जो बनाई थी, लुईस पास्चर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? लुईस पास्चर ने। अब नीचे आईपीवी और ओपीवी है। ये वैक्सीन से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन इसी तरीके से, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या किल्ड पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी सबसे पहले? आईपीवी या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी? किसी को नहीं पता, इसलिए ये बताया जा चुका है। और ओरल पोलियो वैक्सीन, देखिए दो नाम बहुत कॉमन है, सैक एंड सेबिन। अब इसमें से देखिए जो किल्ड पोलियो वैक्सीन है, के इस तरीके से याद रखिए, सैक साहब ने, कुछ लोग साथ भी पढ़ते हैं, SALK सैक, इन्होंने जो बनाई थी वो किल्ड बनाई थी या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और सेबिन, इसने बनाई थी ओपीवी। ठीक। हम लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, यहाँ पे याद रखिएगा, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। इसको देखिए, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो नॉर्मली हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखते हैं, पढ़ते हैं या याद करते हैं, उनमें अगर ये पूछा जाए कि सबसे कॉमन जो वैक्सीन यूज होती है बैक्टीरियल, वो भी लाइव, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, वो कौन सी है? मीजल्स। मीजल्स, वायरल। अच्छा वायरल। बीसीजी। यस, बीसीजी सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होती है, तो इसलिए याद रखिएगा, बीसीजी जो है सबसे कॉमनली यूज लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। क्या पता कभी क्वेश्चन में याद है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी कौन है, वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, टॉक्सॉइड क्या होते हैं। तो ठीक, यहाँ तक ये चीजें समझ में आई सबको, ये जो 6-7 पॉइंट्स थे। देखिए इसको जी ऐसे ही सर। याद करना है, इसको ऐसे ही याद करना है, इसमें कुछ कोई अलग से नहीं कहते ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। बस पहली वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स, बनाने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। बनी कब? 1798 में। टर्म वैक्सीन लुईस पास्चर ने दिया था, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था। रेबीज कॉलरा वैक्सीन किसने बनाई थी? लुईस पास्चर ने। आईपीवी और ओपीवी में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आईपीवी को अगर किल्ड पोलियो वैक्सीन के नाम से हम याद कर लेना, तो साथ साथ इनके लास्ट में के आता है, और के से किल्ड पोलियो वैक्सीन। तो इन्होंने बनाई थी इनएक्टिवेटेड या किल्ड पोलियो वैक्सीन, सैबिन ने ओरल पोलियो। और मोस्ट कॉमनली यूज लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है वो है बीसीजी। ठीक। अब आइए टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में हमने पढ़ा था 4 तरीके की होती हैं, लाइव एटीन्यूएटेड, किल्ड, सब यूनिट और कॉम्बिनेशन। लाइव एटीन्यूएटेड का इसमें देखिए, लाइव का मतलब जाहिर सी बात है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा है। एटीन्यूएशन के माने क्या होता है, ये हर लाइव वैक्सीन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन के माने होता है रिड्यूस्ड वायरुलेंस, मतलब जो उसका पैथोजेनिसिटी है, डिजीज काज करने की कैपेबिलिटी है, उसको हमने कम कर दिया, लेकिन उसकी जो एंटीजन एंटीबॉडी यानी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, उसको कहा जाता है रिड्यूस्ड वायरुलेंस, मेंटेन्ड एंटीजेनिसिटी। ये एटीन्यूएशन के माने होते हैं, यही सिंपल सा माना है, यही बस है। इसलिए हर लाइव वैक्सीन में एटीन्यूएटेड लगा रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमने फुल फ्लेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बॉडी में इंजेक्ट किया, वो जाके डायरेक्ट डिजीज काज करेगा,
तो क्या किया जाता है कि सब कल्चर के जरिए लेबोरेटरी में रिपीटेड मल्टीपल सब कल्चर उनको किया जाता है, जिससे क्या होता है उनका वायरुलेंस धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन एंटीजेनिसिटी यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पैदा करने की कैपेबिलिटी उनकी मेंटेन रहती है। जाहिर सी बात है, बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है, फॉरेन मटेरियल जा रहा है, तो क्या करेगी हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स तो लेगी। हाँ? अब एंटीजन जा रहा है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना ही होना है, तो एंटीजेनिसिटी उसकी मेंटेन रहती है। किल्ड में क्या होता है कि जितना हम देते हैं, किल्ड में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है लाइव और किल्ड में। किल्ड पहले हम तो क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं किल्ड में भी। जब कल्चर करके हमको जो जरूरत जितना हमको जखीरा चाहिए या जितनी ज्यादा तादाद चाहिए मिल गई, उसके बाद हम उसको किल कर देते हैं। दो तरीके से किल किया जाता है, हीट से या फार्मोलिन से। ये था एटीन्यूएशन के माने ये हुआ रिड्यूस वायरुलेंस मेंटेन एंटीजेनिसिटी। इसका फायदा क्या होता है लाइव वैक्सीन का? लाइव वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो डोज हम देते हैं वो बहुत स्मॉल डोज हम देते हैं, लेकिन बॉडी में जाके क्या हुआ, क्योंकि हम जिंदा दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेगा। तो जो रिजल्टेंट डोज हम मिलती है ना ओरिजिनल में, वो कई गुना ज्यादा मिलती है, जो हमने दिया था उससे कई गुना ज्यादा हमको वो डोज मिलती है। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये होता है लाइव वैक्सीन में कि आमतौर से ये पाया गया कि एक सिंगल डोज सफिशियंट होती है, एक सिंगल डोज लाइव वैक्सीन की सफिशियंट होती है। किल्ड में आपको मल्टीपल डोजेस देनी है और बूस्टर डोज भी देनी पड़ती है। एक एक्सेप्शन लाइव वैक्सीन में, एक एक्सेप्शन है ओपीवी का, जिसमें मल्टीपल डोजेज और बूस्टर डोज भी देनी पड़ती है। ये एक एक्सेप्शन था लाइव वैक्सीन का। अदरवाइज ये पाया गया कि सिंगल डोज इज सफिशियंट। लेकिन ड्रॉबैक भी है, कुछ ड्रॉबैक भी है। लाइव वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम इसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में नहीं दे सकते। इम्यूनो कम्प्रोमाइज में नहीं दे सकते, और किल्ड को हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में भी दे सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा इसका जो नुकसान था लाइव एटेन्यूएटेड का, वो ये था कि कभी कभी ये होता है कि अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, मान लीजिए थोड़ा सा किसी और वजह से हमने वैक्सीन दी थी, लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो कहीं और पे था, कि किसी और चीज से वो लड़ रहा था या कहीं और उसका ध्यान था, ये कह लीजिए। तो क्या होता है ये जो ना या फिर उस वायरस का या बैक्टीरिया का एटीन्यूएशन सही से नहीं हो पाया, एटीन्यूएशन लेबोरेटरी मिस्टेक हो गई, वैक्सीन तो बन गई। अब वो बॉडी में जाने के बाद क्या किया उसने, मल्टीप्लीकेशन के बाद उसने डिजीज काज कर दी। एक ये कभी कभी होता है, लाइक हम ओपीवी का एग्जांपल अक्सर देते हैं, उससे क्या होता है पैरालिटिक पोलियो, या जिसको वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो भी कहते हैं, कभी कभी ये डिजीज काज कर देती हैं नॉर्मल पर्सन में भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इनका ये ड्रॉबैक था। किल्ड वैक्सीन का क्या था कि हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज को दे सकते हैं मल्टीपल डोजेज, यहाँ पे मल्टीपल डोज आपको चाहिए और साथ में बूस्टर डोज भी देनी है। इसका एज सच कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता किल्ड वैक्सीन का, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्राइंडिकेशन ये है कि अगर प्रीवियसली यानी पहले हमने किसी को किल्ड वैक्सीन दी थी, उस जगह पे अगर सीवियर रिएक्शन हो गया, लोकल सीवियर रिएक्शन हो गया, तो अब सीवियर रिएक्शन में क्या होगा, वहां पे सेपरेशन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा अगर हो गई मैसिव, तब हम दूसरी डोज नहीं देंगे किल्ड वैक्सीन की। अदरवाइज ये सेफ होती हैं किल्ड वैक्सीन। ये तीसरी चीज थी सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है कि अब यहाँ पे हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए होल दे रहे, चाहे मार के दें या जिंदा दें, पूरा एज ए होल दे रहे थे। ये पाया गया कि नहीं, कुछ ऐसे भी थे कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट हम यूज कर ले तो वो भी सफिशियंट था प्रोटेक्शन के लिए, उस डिजीज के लिए। तो ऐसे में फिर ये आए टॉक्साइड प्रोटीन वैक्सीन, रिकम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड या कंजुगेटेड। इसमें टॉक्साइड की दो बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत कॉमन मिसाल है दो। एक टेटनस टॉक्साइड, डिप्थीरिया। एक डिप्थीरिया टॉक्साइड। ठीक, ये इसकी मिसाल थी। बाकी इन इनको ना, इन लोगों को कहा गया जो ये चारों थी, इनको एक सिंगल नाम भी दे देते हैं कभी कभी। लाइक प्रोटीन है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, इसको ए सेलुलर फ्रैक्शन भी कभी कभी बोल देते हैं इसमें। और कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि इन्हीं में से दो तीन चार कुछ भी मिला दीजिए, लाइक कॉम्बिनेशन में आपके पास होगा दो, एक तो याद ही होंगे।
क्या हुआ कि हमने यहीं से 2-3 वैक्सीन को एक बार में मिला दिया, तो ये हो गई, ये कॉम्बिनेशन की ये वो थी, मिसाल थी। अब यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास ये मल्टीपल वो वैक्सीन के नाम लिखे हुए हैं। अब इसको बताइए इसमें से लाइव कितनी है, आप नाम लेते जाइए नीचे इस वाले पोर्शन से, देखिए इसमें लाइव कौन कौन सी है जी। BCG। ठीक, BCG, मीजल्स। एक बार एक क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे मल्टीपल वो दिए थे, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि विच इज MMR। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज लाइव एटेन्यूएटेड। तो कभी अगर मान लीजिए आपको हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए उसमें नहीं है। देखिए येलो MMR जो अभी मैंने यहाँ लिख दिया था आपको, MMR क्या है, कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। मीजल मम्स रूबेला है, ठीक है आपकी बात सही बट है, सर लाइव में ही है ना, है तो लाइव वैक्सीन MMR। लाइव है, लेकिन अब मैंने क्या कहा था कि जब हम इन्हीं में से 3-4 को मिला देंगे तो वो कॉम्बिनेशन की टाइप्स ऑफ वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, तो अब ये MMR जो आपका ना यहाँ पे आएगा कॉम्बिनेशन में। ओके। अलग अलग मैंने लिख रखा है, लाइक मीजल्स है ना आपका, देखिए यहाँ पे मीजल्स लाइव में आ गया। BCG क्या है, ठीक है, येलो फीवर, येलो फीवर लाइव में है। अब इधर आगे बढ़िए, पर्ट्यूसिस कॉलरा मम्स, ये मम्स जो है, मम्स की जो वैक्सीन होती है लाइव में है। ये भी लाइव होती है। IPV, DPT, HIV यानी कि वैक्सीन, रूबेला, ये जो रूबेला है ये लाइव वैक्सीन है। वेरिसेला ये किसके लिए होती है, लाइव है उसमें। चिकन पॉक्स लाइव में आएगी। हाँ चिकन पॉक्स के लिए ये होती है, वेरिसेला जो है ये लाइव में आएगी। ठीक, अब ठीक है, ये तो इतनी हो गई। तो मान लीजिए BCG निकाल दीजिए आप, मीजल्स को निकाल दीजिए, येलो फीवर खत्म, मम्स खत्म, वेरिसेला, रूबेला, इतनी हो गई खत्म। अब किल्ड की बताइए, इसमें किल्ड कौन कौन सी है। एक बचा आपके पास सबसे पहला रेबीज था, कॉलरा भी है जी, रेबीज है, कालरा, कालरा जो है वो किल्ड, कालरा जो है वो किल्ड वैक्सीन है। IPV के बारे में अभी मैंने बताया था, इनएक्टिवेटेड या किल्ड के नाम से ही जानी जाती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो DPT आपकी कहाँ चली जाएगी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। टेटेनस कहाँ आएगा, टॉक्साइड में। टॉक्साइड। इसके अलावा डिप्थीरिया भी यहीं ले आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से कहीं 4-4 का आपको ऑप्शन मिल गया, उसमें से ये पूछ दे कि कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड है या कौन सी कॉम्बिनेशन टाइप की है या कौन सी सेल्यूलर फ्रैक्शन है। इन लोगों को मिला के ना सेल्यूलर फ्रैक्शन बोल दिया जाता है, क्योंकि सब क्या है, टॉक्साइड क्या है कि टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, बाकी सब क्या होते हैं, प्रोटीन है वो उसी सेल से। अब बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल का ही तो ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए सेल्यूलर फ्रैक्शन भी बोल दिया जाता है। प्रोटीन है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, ये चीज थी। रिकम्बिनेंट प्रोटीन की वजह से सबसे अच्छी मिसाल जो है वो हेपेटाइटिस बी है। अगर रिकम्बिनेंट प्रोटीन का अलग से आप याद करना चाहें तो हेपेटाइटिस बी है। अदरवाइज अगर सिर्फ सेलुलर फ्रैक्शन भी इनको कह लीजिए तो इसमें सब आ जाएगा। सेलुलर फ्रैक्शन, हेपेटाइटिस बी हो गया आपका, हिब वैक्सीन है, ये भी सेलुलर फ्रैक्शन में आ जाएगा। मेनिंगोकोकल आ जाएगा। ये टाइफिन बी, ये कौन सी वैक्सीन है, टाइफिन बी आई, ये टाइफिन बी आई जो है ये टाइफाइड की किल्ड वैक्सीन है। टाइफाइड की मल्टीपल वैक्सीन है, तो टाइफाइड का एक स्ट्रेन जो है टाइफिन बी आई, ये जो है पॉलीसेकेराइड फॉर्म एंटीजन है क्या? ठीक है, ये किल्ड में आता है। टाइफिन बी आई जो है ये किल्ड वैक्सीन है टाइफाइड की। अब इसके बाद हमने बात की थी मोस्ट हीट लेवाइल और हीट
स्टेबल, जिसको आप थर्मोलेबाइल और थर्मोस्टेबल भी कह सकते हैं, मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन कौन सी होगी? बीसीजी। सिर्फ बीसीजी को हम नहीं मानेंगे। बीसीजी को जब हम डाइल्यूट कर लेंगे तो आप ऑप्शन में एक चीज ढूंढिएगा, या तो वो लिखा रहे डाइल्यूटेड बीसीजी या फिर येलो रिकॉन्स्टिट्यूट। फीवर भी। ठीक, अगर ये ऑप्शन में है डाइल्यूटेड या रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, तब ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा। अदरवाइज येलो फीवर, अदरवाइज क्या होगा? येलो फीवर मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन अगर हम देखें तो येलो फीवर है। बीसीजी के लिए टर्म लग गया है कि अगर वो डाइल्यूटेड है तभी होगा। ठीक, मोस्ट हीट स्टेबल टिटनेस टॉक्साइड। टेटेनस टॉक्साइड, सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल वैक्सीन अगर कोई है तो वो टेटेनस टॉक्साइड की है। येलो फीवर के बाद आती है ओपीवी, फिर आता है मीजल्स, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, फिर उसके बाद अब टी वाले, टी सीरीज वाले जो जितने भी हैं, लाइक डीपीटी, डीटी, लास्ट में टीटी। तो अगर हम ये हीट लेबाइल की बात करें, सबसे ज्यादा येलो फीवर है, उसके बाद ओपीवी आता है, फिर मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी, डीटी, टीटी। यानी ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल वैक्सीन है। अगर इसी में यहाँ पे बीसीजी होती है, बीसीजी, बीसीजी को हमने डाइल्यूट कर दिया, यानी इसको हमने, ये फ्रीज ड्राइड होती है, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब ये सबसे ज्यादा ये हो जाएगी हीट लेबाइल। अब इसको क्या करना है, जैसे ही हमने डाइल्यूट कर दिया 1 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल कराना चाहिए, ऐसा लिए रिकमेंडेड है, तो फिर ये टॉप पे आ जाएगी। अदरवाइज अगर सिर्फ बीसीजी है, सिर्फ बीसीजी है, तो ये 5वें या 6ठे नंबर पे यहाँ पे आएगी। ठीक, ये समझ आया टाइप्स ऑफ वैक्सीन? ठीक, अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पूरा। ये स्ट्रेन है, ये जो इधर की साइड है ये टोटल जो है स्ट्रेन है, मतलब कौन सी वैक्सीन की सबसे ज्यादा यूज हो रही थी, कौन सी किस्म उसकी। डेनिस 1331 स्ट्रेन डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड स्ट्रेन है, किसके लिए? ये डेनिस 1331 ये बीसीजी। बीसीजी के लिए डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड यही स्ट्रेन है, इसी को यूज करना है। बीसीजी के बारे में याद रखिए कि इंडिया में बीसीजी जो बनती है वो कहाँ बनती है, चेन्नई में। मुरेटन स्ट्रेन, मुरेटन स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन हो गया? एम से मुरेटन है, एम से मीजल्स, याद रखिएगा मीजल्स के 3 स्ट्रेन होते हैं। हाँ, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इसका स्ट्रेन होता है वो एडमास्टन ज़ाइग्रेब। ठीक, एक तीसरा भी स्ट्रेन इसका होता है जिसका नाम है श्वार्ड्स। यानी मोरेटन स्ट्रेन, एडमास्टन ज़ाइग्रेब और श्वार्ड्स, ये तीनों के तीनों जो स्ट्रेन है ये किसके लिए है, मीजल्स के लिए है। लेकिन मोस्ट, अगर कोई पूछे कि मीजल्स का मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कौन सा यूज होता है, तो वो ये वाला एडमास्टन ज़ाइग्रेब। अब आता है जेरिलिन, ये वाला जेरिलिन, ये किसके लिए यूज होता है, किस टाइप? मम्स के लिए। ये याद इसी तरीके से होगा, RS 27/3, आर लगा हुआ है रूबेला के लिए। 17D स्ट्रेन, 17D जो है येलो फीवर के लिए यूज होता है। ओका स्ट्रेन, ये OKA, ये चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है जिसको हम वेरिसेला वैक्सीन भी बोलते हैं, वेरिसेला वैक्सीन के लिए। ठीक, अब ये वाला देखिए, SA 1442 स्ट्रेन,
ये किसके लिए यूज होता है? इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक, ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए यूज होता है कहाँ? इंडिया में। इसके और मल्टीपल है, लेकिन इंडिया में जो यूज होता है वो यही वाला स्ट्रेन यूज होता है, ऐसे 14 14 2। इसके अलावा एक बीजिंग स्ट्रेन भी है, इसका नाम से नहीं जाता। नाकायामा। हाँ, बीजिंग और नाकायामा, ये भी स्ट्रेन है इसके। लेकिन इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रेन है वो ऐसे 14 14 2, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बात हो रही है। अब इसके बाद है A7 कैलिफोर्निया 2009। ये यूज होता है स्वाइन फ्लू के लिए, स्वाइन फ्लू वैक्सीन के लिए ये यूज होता है। किल्ड, वो भी किल्ड स्वाइन फ्लू। अब ये जो है SPF66 स्ट्रेन, ये जो है ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है। इसी का SPF66 का दूसरा नाम जो है लाइटिक कॉकटेल भी है, तो लाइटिक कॉकटेल भी बोलते हैं, इसी का नाम है। इसके अलावा एक स्ट्रेन और है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो SPF66 ही यूज होता है। इसके अलावा PF25, ये भी एक स्ट्रेन है इसी का, मलेरिया का। MVA मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, इसका नाम है मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, MVA स्ट्रेन। ये किसके लिए यूज होता है? MVA मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा स्ट्रेन HIV की वैक्सीन है ये ये जो है HIV की है। इसके अलावा पिट्समूर स्ट्रेन जो यूज होता है वो रेबीज के लिए। और ड्यूकोरल कोई बताएगा? ड्यूकोरल जो स्ट्रेन है ये किसके लिए यूज होता है? येलो फीवर। ड्यूकोरल जो है वो कालरा की वैक्सीन है। ड्यूकोरल स्ट्रेन जो है वो कालरा के लिए यूज होता है। येलो फीवर के लिए 17D स्ट्रेन है। तो ये स्ट्रेन है नॉर्मली, जब भी ये क्वेश्चन आएगा स्ट्रेन वाला तो याद रखिए ज्यादातर ये मैच द फॉलोइंग में ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो अक्सर क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है, और कॉमन जो ये ऊपर वाले हैं ना, यही सब कॉमन ज्यादा है, यहीं से सवाल बनता है। अब टाइफिन VI और टाइफोरल, इसके अलावा एक तीसरा इसी का स्ट्रेन होता है टैब, ये जो है ये टाइफाइड का है। इसमें जो टाइफिन VI था ये क्या था? किल्ड था। टाइफोरल जो है ये ओरल है। ये हो गया। ये स्ट्रेन है ज्यादातर बुक्स में दिए हुए हैं, अक्सर बुक्स में ये पूरे स्ट्रेन इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब इस तरफ आइए, ये अलग अलग माइल स्टोन्स, वैक्सीन के माइल स्टोन्स ये सब हैं। कब कौन सी वैक्सीन बनी, अप्रूव हुई, यूज हुई, ये सब उसके माइल स्टोन्स है। 1798 में हमने अभी पढ़ा था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी। 1885 में कौन सी वैक्सीन बनी? रेबीज की वैक्सीन 1885 में बनी थी, लुइस पास्चर ने बनाई थी। 1897 में जो वैक्सीन बनी थी वो थी प्लेग की। 1917 1917 में कौन सी बनी थी? 1917 में कालरा की वैक्सीन बनी थी। और इसी 1917 में टाइफाइड की भी एक वैक्सीन लॉन्च हो गई थी। किस रूट की बात है? ये पेरेंट्रल यूज होने वाली, यानी अगर हम बात करें तो इसमें से टाइफिन VI जो थी ये पेरेंट्रल यूज के लिए, टाइफाइड की वैक्सीन भी 1917 में ही बन गई थी, और कालरा भी 1917 में बना था। 1927 की बात करिए, 1927 में कुछ खास किसी को अगर याद हो? 1927 में सबसे पहले BCG को याद कर लीजिए कि BCG वैक्सीन बनी थी। और TT, टेटेनस टॉक्साइड, जो करंट यूज में BCG जो चल रही है इंटरडर्मल,
वो 1927 से शुरू हुई थी, इसलिए इसको 1927, वरना बीसीजी जो अगर देखा जाए तो 1921 में ही बन गई थी। उस वक्त उसको ओरल रूट से दिया जा रहा था। 1927 में पहली बार इंट्राडर्मल दिया गया था, इसलिए बुक्स में, अक्सर बुक में और खासतौर से के पार्क में 1927 का जिक्र है बीसीजी के लिए। और 1927 में ही टीटीवी बनी थी। 1955 1955 में किल्ड पोलियो वैक्सीन बनी थी। किल्ड पोलियो वैक्सीन बनाने वाले कौन से भाई साहब थे, शायद याद रखिएगा। 1961 में ओपीवी, कौन सी, मोनोवैलेंट। और 1963 में ओपीवी ही बनी थी, ट्राईवैलेंट। 1982 में कौन सी वैक्सीन बनी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। 1990 में जो आई थी ये ओरल टाइफाइड वैक्सीन आ गई थी। और 2020 में सबको पता है कौन सी वैक्सीन बनी थी, सर कोविड। हाँ, कोविड 19। कोविड 19 की वैक्सीन 2020 में बनी थी। ठीक, ये माइलस्टोन्स है। हो सकता है कभी पूछ दिया जाए, खासतौर से जैसे हेपेटाइटिस बी के बारे में है या बीसीजी के बारे में, रेबीज या कॉलरा की वैक्सीन कब बनी थी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। तो और तो बहुत सारे हैं, बहुत हैं। मीजल्स, पर्ट्यूसिस, डीपीटी कब अप्रूव हुई थी, बहुत सारे हैं, लेकिन सबको ना देखते हुए कम से कम ये 4-5 तो याद ही होने चाहिए हमें। ये था। अब आइए थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में, जो क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, स्टेटमेंट के तौर पे भी। तो बात कर लेते हैं कि दो लाइव वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं या नहीं। दे सकते हैं। टू लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। क्या करेंगे, बस साइट को हम चेंज कर देंगे। डिफरेंट साइड से। साइट को हम चेंज कर देंगे, या एक अगर ओरल दे रहे हैं, दूसरी क्या दे सकते हैं, इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, जो भी है। लाइव एंड किल वैक्सीन, इसको भी एक साथ दे सकते हैं, कैन बी गिवन टुगेदर। लाइव एंड किल वैक्सीन भी एक साथ दे सकते हैं। अब ये तीसरा वाला देखिएगा, येलो फीवर एंड कॉलरा वैक्सीन, इसको एक साथ नहीं दे सकते, कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। इसको एक साथ हम नहीं दे सकते। ओपीवी की टोटल डोज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में किसी को याद है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर 2 बार बता चुका हूँ, ओपीवी की टोटल डोज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी है। और 5 डोज होती है, सर 5 डोजेज होती हैं ओपीवी की। अब ये क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए इसको डाल दिया, ये क्वेश्चन मैं एक बार, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं क्वेश्चन लगा रहा था, वहां पे एम्स का एक क्वेश्चन था, उसमें यही सवाल था कि स्टेबलाइजर यूज्ड इन बीसीजी। और बीसीजी एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें कुछ नहीं पड़ता, उसमें ना तो एडजुवेंट है, ना तो स्टेबलाइजर है, ना तो कोई उसमें एंटीबायोटिक्स है, कुछ नहीं पड़ता। तो इसलिए इसमें इसका आंसर वहां पे था नन। बीसीजी के लेवल पे अगर सवाल है, इसमें कुछ नहीं पड़ता, ये एज इट इज होती है, सिर्फ हम इसको डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सेलाइन से। अब यहाँ पे देखिएगा, वैक्सीनेशन से, हम वैक्सीनेशन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं कई दिनों से। 1974 में, 1974 में WHO ने क्या किया, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। जिस प्रोग्राम का नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1974 में WHO ने लॉन्च किया। मकसद क्या था इसका, मकसद ये था कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ऐसी डिजीजेस जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सके, उनसे बचाना था। मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ये गोल था WHO का 1974 में। उसका नाम उन्होंने दिया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन।
उसका मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। जाहिर सी बात है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज किसमें? बच्चों में। बाई द ईयर 2000, बाई 2000 यानी 2000 तक ऐसी डिजीजेज जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है उनसे बच्चों को बचाना था दुनिया में। उस प्रोग्राम का नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1974 में। अब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कितनी थी उस वक्त? उन्होंने 6 डिजीज का जिक्र किया था, अगेंस्ट 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल थोड़ा सा भी याद हो किसी को तो ज्यादातर वहीं से समझ में आ जाएगी कि हाँ, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज असल में थी कौन कौन सी। सबसे पहले बीसीजी देते हैं, टीबी को ही रख लीजिए सबसे पहले। मीजल्स को दूसरे नंबर पे आप दे दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप डिप्थीरिया दे। पोलियो। यस, पोलियो है। मम्स। नहीं, टीबी है, पोलियो है, मीजल्स है, डिप्थीरिया है, टेटेनस। टेटेनस और छठी जो थी वो वूफिंग कफ। ये उस वक्त मानी गई थी। ये जब इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था उस वक्त उन्होंने जो उनके प्रोग्राम का जो मकसद था, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज बाय 2000। बच्चों को बचाना था 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ऐसी डिजीज जिनको हम वैक्सीन से बचा सकते थे। तो उन 6 डिजीजेस का नाम कौन कौन सा था? टीबी थी, मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटेनस एंड वूफिंग कफ। ये 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको याद रख लीजिएगा। टीबी, मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटेनस एंड वूफिंग कफ, ये चीज थी। बाद में इसको 1990 में यूनिसेफ ने अपने अंडर में लेके इसको और एक्सपेंड किया था। इनिशियली जो है इन्हीं 6 डिजीजेस के लिए इम्यूनाइजेशन शुरू किया गया था डब्ल्यूएचओ की तरफ से। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन उसको भी कहते हैं। उस प्रोग्राम का नाम इन्होंने रखा था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। 1990 में यूनिसेफ ने क्या किया? इसको अपने अंडर में लेके और एक्सपेंड किया, फंडिंग करके इसको और एक्सपेंड किया था। अब आइए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया का, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया का, इसकी बात करेंगे। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था नवंबर 1985 यानी 1985। इसको छोड़ दीजिए, मत याद करिए, लेकिन 1985 याद कर लीजिएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया ने जो लॉन्च किया था वो 1985 में लॉन्च किया था और इसको डेडिकेट किया गया था किसी को। अगर किसी को याद हो तो बताएं। इंदिरा गांधी को। हाँ, यस, कहा जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको डेडिकेट किया गया था ये प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया का जो था 1985 में ये लॉन्च हुआ, डेडिकेटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी। ये चीज या इन द कभी कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये था थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, कैसे शुरू हुआ। अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहाँ से याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। बर्थ पे हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी। 0 डोज। अभी आपने हेपेटाइटिस बी का नाम लिया ना, उसको अभी थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, अभी उसके बारे में बताता हूँ। हेपेटाइटिस को हटा दीजिए, बर्थ से मत दीजिए। 6 वीक यानी 1.5 डेढ़ महीने पे कौन कौन सी अब देंगे? ओपीवी की फर्स्ट डोज। हाँ, ओपीवी की फर्स्ट डोज देंगे और डीपीटी की फर्स्ट डोज देंगे। हाँ, पेंटावैलेंट ही है वो। यहाँ पे अलग अलग करके अगर देखें तो HIV हिट की फर्स्ट डोज देंगे और हेपेटाइटिस बी। ठीक, इस तरीके से भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये जो है ये वाला कंपोनेंट जो है ये पूरा क्या है? पेंटावैलेंट ही है। अब इसी को कंटिन्यू कर दीजिए, 10 वीक पे भी ओपीवी 2 कर दीजिए, डीपीटी 2 कर दीजिए, हिब 2 कर दीजिए और हेपेटाइटिस बी 2। फिर 14 वीक्स पे भी यही चलेगी अभी आपकी।
आईपीवी भी सर देते हैं क्या? आईपीवी रिकमेंडेड नहीं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रिकमेंडेड नहीं है। आप दे तो सकते हैं, सेफ है, लेकिन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, मास लेवल के लिए वो नहीं है, क्योंकि महंगी पड़ती है। ये तो हो गया। अब आइए 9 मंथ, 9वें महीने पे कौन सी वैक्सीन देंगे? एमआर MMR। नहीं, एमएमआर को अभी साइड रखिए, एमएमआर को 9 महीने पे नहीं। कंप्लीटेड 9 मंथ पे सबसे पहले तो याद रखिए कि मीजल्स, मीजल्स, वो भी मीजल्स की 2 डोज दी जाती है, तो मीजल्स की फर्स्ट डोज हम दे रहे हैं 9 महीने पूरे होने पे। और दूसरी चीज क्या देते हैं इसके साथ, मीजल्स के साथ ही 9 महीने पे? मैंने लास्ट टाइम बताया था, विटामिन ए। विटामिन ए कितना 1 ml 1 ml नहीं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। एक विटामिन ए इसके साथ देते हैं। अब इसी विटामिन ए को अभी ले लीजिए, कंटिन्यूअस हम विटामिन ए को देते हैं अप टू 5 ईयर। दूसरी डोज आप दे दीजिए, कब दे दीजिए? 18 मंथ पे, 2 लाख। ठीक, उसके बाद आप 6 महीने जोड़ते चले जाइए, 24 पे फिर 2 लाख दे दीजिए, 30 महीने पे दे दीजिए 2, 36 पे भी कर दीजिए, 48 पे भी, 54 पे भी, और 60 मंथ पे भी 2-2 लाख। ये जो है 2-2 लाख यूनिट अब हम दे रहे हैं। 18 मंथ पे दिया हमने, 24 पे दिया, 30 पे दिया, 36, 42, 48, 54 और 60। टोटल नंबर ऑफ डोजेज अब यहाँ से कैलकुलेट करिए विटामिन ए को। टोटल नंबर ऑफ डोजेज कितनी हुई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये एक 9। तो टोटल नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए 9। ठीक, 9 डोजेज विटामिन ए की इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है। तो कोई कंफ्यूजन किसी को विटामिन ए से? नहीं। ठीक, अब टोटल यूनिट कितनी हुई विटामिन ए की? कितनी यूनिट ओवरऑल हम देते हैं 5 साल में? तो 8 दूना 16, एक 17 लाख, यानी 17 लाख यूनिट हम देते हैं टोटल विटामिन ए बच्चे को। अब ओपीवी की डोज अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी ओपीवी का एक बूस्टर डोज भी लगना है। ओपीवी का एक बूस्टर डोज अब 16 to 24 मंथ पे क्या क्या देते हैं? ओपीवी बूस्टर डोज, OPV का बूस्टर ही मिलेगा। हाँ, एक डीपीवी का बूस्टर, ओपीवी का, एक डीपीटी का आप बूस्टर डोज दे दीजिए। इसके अलावा यहीं पे मीजल्स की सेकेंड डोज भी दे दीजिए आप। और तीसरी जो वैक्सीन यहाँ पे देते हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस तो 9 मंथ पे भी देते हैं सर। 9 मंथ पे दे सकते हैं, लेकिन 9 मंथ पे वहाँ देते हैं जहाँ पे आउटब्रेक हो। अदरवाइज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं जो लेटेस्ट है, तो उसके मुताबिक जो है 16 to 24 मंथ में किसी भी दौरान, किसी भी वक्त में हम इस दौरान दे सकते हैं। ठीक, मीजल्स की सेकेंड डोज यहाँ पे हमने दे दी, ओपीवी की बूस्टर डोज दे दी, डीपीटी की बूस्टर डोज दे दी। अब ओपीवी की टोटल डोज यहाँ से काउंट कर लीजिए, 0 यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5। टोटल डोज हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ओपीवी की कितनी हुई? 5 हुई। अब यहाँ पे किसी ने एमएमआर का जिक्र किया था ना, एमएमआर ऑप्शनल है। एमएमआर जो है ऑप्शनल है, और एमएमआर को हम नॉर्मली जो देते हैं ना 15 मंथ पे देते हैं। अगर देना भी है कंसल्टेशन पे, ये भी है इसमें लिखा गया बाकायदा नीचे एक लाइन लिख के कि इन कंसल्टेशन विद पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से कंसल्ट करके फिर हम 15 महीने पे एमएमआर को दे सकते हैं। ठीक, ये हुआ। अब 5 से 6 साल पे क्या देंगे? 5 to 6 ईयर्स पे हम देते हैं डीपीटी डीपीटी का। सेकेंड बूस्टर। ठीक, 16 ईयर्स पे क्या देंगे? सॉरी 10 ईयर्स पे, 10 ईयर्स, 16 ईयर्स। यहाँ पे हम टेटनस टॉक्साइड देते हैं। टीके भी तो देंगे टेटनस का। टेटनस की दोनों डोज,
10 ईयर्स पे, 16 ईयर्स पे। अब इन पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कैलकुलेट करिए टेटनस की कितनी हुई। एक अगर हमने कहा कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड पर्सन है तो उसको टेटनस की कितनी डोजेज उसने पाई होगी, उसको कितना टेटनस की डोज लगी होगी। 1 2 3, 3 तो यहाँ हो गई। उसके बाद ये चौथी, 7 7 डोज, ये हो गया। अब प्रेग्नेंट वोमेन के लिए थोड़ा सा अलग है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीजें दी हुई है। ये है कि अगर प्रेगनेंसी है तो आप TT1 और TT2 करके 2 डोज लगा दीजिए 1 महीने के गैप पे। TT1 एंड TT2 1 मंथ के गैप पे कभी भी लगा सकते हैं, एनी टाइम इन द प्रेगनेंसी। 1 मंथ गैप पे आप TT1 एंड TT2 लगा दीजिए। अगर मान लीजिए उसने पिछले 3 साल के अंदर उसने ये डोजेज ले रखी थी TT1 और TT2, उसके बाद फिर से उसने कंसीव कर लिया तो अब सिर्फ हम TT का बूस्टर लगा देंगे, सिर्फ बूस्टर डोज दे देंगे, ये नहीं देना है। ये थी प्रेगनेंसी के लिए। अब कोई ये पूछे कि हाँ आप प्रेगनेंसी में 2 डोज तो आपने दे दी TT की, उससे प्रोटेक्शन कितना मिलेगा, टेटनस से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा आप स्प्रिंग्स को। क्या ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन विथ 2 डोजेज ऑफ TT। इसमें ये कहा गया कि अगले 3 साल तक जितनी भी प्रेगनेंसी होगी उनमें प्रोटेक्शन रहेगा। इन नेक्स्ट प्रेगनेंसीज अप टू 3 ईयर्स। अगले 3 साल तक उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर उसने TT1 और TT2 दोनों उसको लग गई है इस प्रेगनेंसी में, तो अगले 3 साल तक फिर से अगर उसने कंसीव किया, प्रेग्नेंट हुई, तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा टेटनस का। ये था इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब हेपेटाइटिस बी की बात जो आई थी, बर्थ पे देते हैं तो फिर शेड्यूल चेंज हो जाता है थोड़ा सा। बर्थ पे अगर आप दे रहे हैं तो फिर 6 वीक पे दीजिए और 14 वीक पे दीजिए। लेकिन कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया कि इनको 6, 10, 14 ये ज्यादा आसान था, इसलिए हेपेटाइटिस बी को 6, 10, 14 ये ज्यादा कन्वीनियंट था। बर्थ पे दे सकते हैं नो डाउट, बर्थ पे देंगे तो फिर 6ठे हफ्ते पे देना है, 14वें हफ्ते पे देना है, बीच वाला गायब करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अपनी सहूलत के लिए सिर्फ क्या कर लिया गया, क्योंकि पेंटावैलेंट अब देने लगे हैं ना, अब पेंटावैलेंट वैक्सीन आने लगी है, तो पेंटावैलेंट में क्या हुआ कि भाई 6, 10, 14 का ही तो उनका वो शेड्यूल है। तो इसलिए हेपेटाइटिस B1 और B2, B3 जो डोजेस हैं ये 6, 10 और 14 वीक्स पे देते हैं। बर्थ पे भी दी जा सकती है, तब आपको अलग अलग करके फिर देना पड़ेगा। ये था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इससे क्वेश्चन 3 बार अब तक आ चुके हैं, जब से ऑनलाइन AI पीरियड शुरू हुआ है 3 क्वेश्चन इसी में से आए हैं, सिर्फ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना, इन विच ईयर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ये क्वेश्चन है 2017 का। हमने पढ़ा है 1798, लेकिन इस पूरे ऑप्शन में 1798 नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर लोग भंग खा के क्वेश्चन बनाते हैं, हमने कहीं पढ़ रखा होगा 1796, हालांकि बुक में नहीं है। तो क्या हुआ, 1796 ये सबसे करीब था। 1798 के सबसे करीब क्या है, 1796 है, तो ये वाला ऑप्शन सही माना गया था। हालांकि ओरिजिनल जो होना चाहिए वो 1798 एग्जैक्ट आंसर, लेकिन कभी कभी जो सबसे करीब का होता है उसी को सही मान लेते हैं। तो 1790 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ये 4 ऑप्शन थे इसमें 1796 सबसे करेक्ट था। दूसरा देखिए, अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से जो सवाल था, विच इज करेक्ट फॉर 6 वीक इम्यूनाइजेशन इन शेड्यूल। शेड्यूल जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 6ठे हफ्ते में 6 वीक पे इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या आप दे सकते हैं। बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन बनाया था। ओपीवी ओपीवी डीपीटी DPT यहाँ पे ये शायद ऑप्शन में मुझसे गलती हुई है। हेपेटाइटिस देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं। ये इस तरीके से था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ गलती होगी।
बीसीजी एंड ओपीवी को उन्होंने करेक्ट मान लिया था, बाद में ये क्वेश्चन क्लेम हुआ था। जो पहली बार में जो सही माना गया था फर्स्ट आंसर की में, वो बीसीजी एंड ओपीवी को मानी गई थी, लेकिन क्लेम होने के बाद फिर ये वाला सही माना गया था। टेटेनस की वैक्सीन नहीं देते, डीपीटी की देते हैं। ओपीवी जब आएगा तो वो 0 डोज का माना जाएगा, अगर उसके आगे 1 2 3 लिखा हो तब तो सही है। एंड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के आगे इन्होंने 1 2 3 या कुछ नहीं लिखा था, तो इसलिए, और ओपीवी सिंगल छोड़ दिया था। यहाँ पे 1 लगा था, डीपीटी 1 लगा हुआ था ऑप्शन में, फिर से इसको करेक्ट करेंगे, तो इसलिए इसको सही मान लिया गया बाद में क्लेम होने के बाद। अब अभी हम लोग ओरल और किल्ड और लाइव की बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन है 2018 का। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड ओरली? पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पर्टिसिस बी। पोलियो। हाँ, इसका था पोलियो था। अब ये देखिए, अभी फिर मैं कह रहा था ना क्वेश्चंस वहां से 2018 में ही आया हुआ था। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है इसमें? लाइव एटेन्यूएटेड इसमें, आईपीवी। भाई आईपीवी किल्ड होती है, इनएक्टिवेटेड या किल्ड अभी मैंने इतनी बार बताया मीजल्स। यहीं पे। मीजल। हाँ, मीजल्स सही है। आईपीवी को ही इनएक्टिवेटेड और किल्ड कहते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म ही आईपीवी का इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसको दूसरे लफ्जों में किल्ड भी कहते हैं, मैंने बताया था कि किल्ड और साग याद रखिएगा। ये लास्ट में उसके आ रहा है, उसने किल्ड पोलियो वैक्सीन बनाई थी। अब किल्ड है तो लाइव एटेन्यूएटेड कैसे होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। कालरा भी किल्ड है, टेटनस टॉक्साइड ये क्या था, टॉक्सिन से बन रही थी टॉक्साइड। अब फर्स्ट डोज, अब देखिए पेंटावैलेंट की बात आ गई। फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन है, 2019 का क्वेश्चन है शायद ये। 6 वीक पे। हाँ, 6 वीक आ गई बात ना, 6 वीक। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इन्हीं इसमें से। अब जब वैक्सीन बनती है तो मैंने पहले भी बताया था, कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं कुछ कुछ वैक्सीन में। लाइक एडजुवेंट की बात करिए, एडजुवेंट क्या करते हैं, इम्यून रिस्पांस को बढ़ाते हैं, चाहे ड्यूरेशन लॉन्ग कर दें या इसी को बढ़ा दें बाई डिग्री। तो उसमें सबसे कॉमन जो एडजुवेंट यूज होता है एल्युमिनियम फास्फेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई एक ऐसी वैक्सीन बताइए जिसमें ये यूज होता है, एल्युमिनियम फास्फेट या हाइड्रोक्साइड। डीपीटी डीपीटी, में। ठीक याद रखिएगा, यही एक चीज है जो याद रखने की है यहाँ पे। डीपीटी में एडजुवेंट क्या यूज होता है, एल्युमिनियम फास्फेट। एंटीबायोटिक्स कहीं कहीं नियोमाइसिन है, कहीं कहीं कैनामाइसिन का जिक्र आता है। ये क्या करते हैं, जब जैसे कि कोई सेलुलर फ्रैक्शन की वैक्सीन बनती है या किल्ड वैक्सीन बनती है, तो वहां पे क्या होता है, कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उन कंटामिनेशन से रोकने के लिए जब पैकिंग की जाती है तभी ना एंटीबायोटिक्स थोड़ी सी मिला दी जाती है। जैसे आईपीवी हुई, आईपीवी में नियोमाइसिन मिलाया जाता है। इसके अलावा एमएमआर वैक्सीन है, इसमें भी बताया जाता है कि इसमें भी ये वाला पोर्शन मिलाया जाता है। तो क्या हुआ कि सिर्फ क्या है, सेकेंडरी बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए कुछ वैक्सीन में एंटीबायोटिक्स भी मिला देते हैं, जरूरी नहीं है कि सब में मिलाई जाए। प्रिजर्वेटिव, जाहिर सी बात है प्रिजर्वेशन का काम करेगी। उसमें सबसे कॉमनली यूज्ड जो प्रिजर्वेटिव है वो थायोमर्साल है। अब ये थायोमर्साल किस में यूज होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव? डीपीटी में। हाँ, डीपीटी में ही यूज होता है। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर की जब बात आती है, स्टेबलाइज करते हैं मतलब उनको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, उनके पीएच को, उनके पोटेंसी को सही रखने की कोशिश करते हैं ये लोग। उसमें सबसे कॉमन जो है मैग्नीशियम क्लोराइड यूज होता है, और ये यूज होता है किसमें, ओपीवी में। फॉर्मल्डिहाइड का भी नाम दिया गया है कि प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ये किस वैक्सीन में मिलाया गया है। इसलिए बस इसको याद रखिए कि थायोमर्साल और फॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव तो होते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड किस वैक्सीन में ये नहीं पता मुझे, तो मैंने बुक्स भी देखी उसमें नहीं मिला। थायोमर्साल डीपीटी में यूज होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए स्टेबलाइजर किसमें यूज होता है, ओपीवी में। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन आपने देख लिए। अब कंट्रा इंडिकेशन टू वैक्सीन, वैक्सीन के कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या थे, प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कंट्रा इंडिकेटेड है? ऑल लाइव वैक्सीन आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, एक्सेप्शन है कोई? यस सर, ये लोग एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर भी
बहुत रेयरली, मतलब ये कि जब बहुत ज्यादा जरूरी है तभी दे सकते हैं, अदरवाइज जितना हो सके लाइव वैक्सीन से बचा जाना चाहिए। येलो फीवर तभी देते हैं जब उस प्रेग्नेंट लेडी को किसी ऐसे एरिया में सफर करना है, जाना है जहाँ पे येलो फीवर एंडेमिक हो, तो ऐसे में उसको पहले से तब वैक्सीनेट करके भेजा जाता है। एचआईवी की बात आई थी, एचआईवी में दो कंडीशन होती हैं, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, एसिम्टोमेटिक एचआईवी में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, अगर सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक एचआईवी का पेशेंट है तो उसमें ऑल लाइव वैक्सीन आर कंट्राइंडिकेटेड। कोई एक्सेप्शन इसमें हो तो बताइए। इसमें कोई एक्सेप्शन है? बीसीजी। एक्सेप्ट बीसीजी, ये एक एक्सेप्शन था। अब इम्यूनोसप्रेसिव एंड कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में कोई पेशेंट है, यानी क्या है कि इम्यून सिस्टम एकदम सप्रेस है उसका, तो क्या हुआ, जितनी भी लाइव वैक्सीन हैं सब कंट्राइंडिकेटेड हैं। ऑल लाइव वैक्सीन आर कंट्राइंडिकेटेड। ठीक। फीवर, फीवर में कंट्राइंडिकेशन है किस चीज का? टाइफाइड वैक्सीन का ही कंट्राइंडिकेशन है फीवर में। अब वो चाहे टाइफोरल हो, टैब हो, या टाइफिन वी आई हो, तीनों वैक्सीन टाइफाइड के जितने भी स्ट्रेन हैं टाइफाइड वैक्सीन के, वो सब के सब फीवर में कंट्राइंडिकेटेड है। यानी हम अगर कहें कि टाइफाइड वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, टाइफाइड वैक्सीन को नहीं देना है। डायरिया में, डायरिया में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, डायरिया में हर वैक्सीन दी जा सकती है। अब प्री टर्म प्रीमेच्योर बेबी अगर लेस देन 2 kg का है तो सिर्फ एक इसमें कंट्राइंडिकेशन है, और वो ये है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देनी है, जिसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देनी है। अनकंट्रोल्ड सीजर अगर है, अनकंट्रोल्ड सीजर, तो कोई कंट्राइंडिकेशन है किसी वैक्सीन का? तो सीजर्स में अनकंट्रोल्ड सीजर्स अगर है तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं देते हैं। ठीक, पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं देंगे तो डीपीटी भी नहीं देनी है आपको। हाँ, अनकंट्रोल। लेकिन अगर वही सीजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आप दे रहे हैं और वो कंट्रोल है, कंट्रोल सीजर्स में फिर हर वैक्सीन दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है तो पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस कंपोनेंट जो है ये ना, ये सीजर काज कराता है, तो इसलिए भी। और पर्ट्यूसिस क्योंकि डीपीटी में भी है तो इसलिए डीपीटी वैक्सीन भी नहीं देंगे अगर अनकंट्रोल्ड सीजर है तो। ये था कंट्राइंडिकेशन वैक्सीन का। अब आइए एडवर्स इवेंट, जो रेयर वैक्सीन रिएक्शंस होते हैं वैक्सीनेशन के बाद। पहला है एएफपी यानी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस ये किसके लिए है, किस वैक्सीन का ये रिएक्शन है? सर ओपीवी, ओपीवी, इसी को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं वीएपीपी, यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। बहुत रेयर रिएक्शन है, 1 in 1 million बताया जाता है कि हो सकता है, लेकिन क्योंकि होता है तो इसलिए ये इससे रिलेटेड है। अब एनाफाइलेक्सिस की जब बात आती है, एनाफाइलेक्सिस ये हर वैक्सीन से, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है किसी भी वैक्सीन से हो सकता है। और अगर ये कोई पूछ दे कि हाँ एनाफाइलेक्सिस किस वैक्सीन में सबसे ज्यादा कॉमन है, तो वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। लेकिन एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं, ये चीज थी। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये किसका है? मीजल्स, और जब मीजल्स है तो एमएमआर से भी होगा।
थ्रम्बोसाइटोपिनिया किससे होती है? एमएमआर वैक्सीन से एमएमआर से। एमएमआर से ही थ्रम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। अब बात आती है सेपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस, यानी लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन है, उसमें पस पड़ गया। किसमें ये कॉमन है या किसका ये रिएक्शन होता है? बीसीजी का। ठीक। ग्यूलेन बार सिंड्रोम, ग्यूलेन बार सिंड्रोम यानी जीबी सिंड्रोम, ये किससे होता है? इन्फ्लुएंजा। हाँ, देखिए जब भी इन्फ्लुएंजा की बात करिएगा तो किल्ड ग्यूलेन बार सिंड्रोम जो होता है वो किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से होता है। सीजर्स, सीजर्स जो है ना ये भी किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं। सीजर्स के बारे में भी बुक में लिखा गया है कि ऑल वैक्सीन से ये हो सकते हैं, लेकिन कॉमन, फिर एक चीज आती है कॉमन किसमें है? तो कॉमन जो होता है वो पर्ट्यूसिस और मीजल्स में। इन वैक्सीन में सीजर्स का आना कॉमन है। वैसे सीजर्स और एनाफाइलेक्सिस किसी भी वैक्सीन से हो सकता है। ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया की बात हो गई थी कि एमएमआर से होती है। शॉक, शॉक किस वैक्सीन से हो सकते हैं? शॉक के लिए डीपीटी सबसे कॉमन है, इस वैक्सीन से शॉक हो सकता है। ये था एडवर्स इवेंट या रेयर वैक्सीन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। अब आइए कोल्ड चेन, थोड़ा सा कोल्ड चेन भी पढ़ लेते हैं। जैसे वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन स्टोर हो रही है, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो फिर इन कोल्ड थोड़ा सा इन कोल्ड चेन के भी बारे में बताइए। कोल्ड चेन होता है यही है कि सिस्टम होता है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहां से बन रही है, बनने के बाद क्या हुई, स्टोर हुई, उसके बाद फिर एक्चुअल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया, जो सिस्टम है, उसको कहा जाता है कोल्ड चेन। नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल कोल्ड चेन टेम्परेचर वैक्सीन का इंडिया में, इन इंडियन कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, एक चीज देखिए कॉमन, अगर आप यहाँ से इसको, ये जो पूरा बनाया है मैंने चार्ट, इसको आप देखिए, तो इसमें एक चीज कॉमन मिलेगी कि हर एक लेवल पे, चाहे रीजनल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, पीएचसी लेवल, सब सेंटर लेवल हो या सेशन लेवल, ये +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है? ठीक, ये +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड सब में कॉमन है, और इसी को माना गया कि कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन, इसी को कहते हैं। इंडिया में अगर ऑप्शन क्वेश्चन ये आ जाए कि इन इंडिया कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इज, तो वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज होगी। ओपीवी के लिए स्टोरेज में दो तरीका होता है, एक तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, एक रूटीन स्टोरेज है। रूटीन स्टोरेज तो यही जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है ना, ये वाला, ये रूटीन स्टोरेज के लिए ही काम में आता है। हर वैक्सीन के रूटीन स्टोरेज के लिए यही जो कोल्ड चेन टेम्परेचर है, यानी +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूटीन स्टोरेज के लिए यही होता है। अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो ये वाला, -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओपीवी के लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, यानी 3 महीने 4 महीने अगर स्टोर आपको करना है, तब इस टेम्परेचर पे वो स्टोर होंगी। अदरवाइज रूटीन स्टोरेज है 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो वो इस पे भी चल जाएंगी, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक येलो फीवर वैक्सीन, क्योंकि हम बात करते हैं, अगर बीसीजी को हटा दें उसके बाद सबसे ज्यादा जो होती है थर्मोलेवाइल वैक्सीन, जो है येलो फीवर वैक्सीन है, तो इसको कैसे स्टोर करेंगे, इसको किस टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे? -30 to +5, ये टेम्परेचर होता है येलो फीवर वैक्सीन के स्टोरेज के लिए।
डाइल्यूएंट्स को कहाँ स्टोर करेंगे? देखिए डाइल्यूएंट्स के लिए दो चीज है, एक तो जो नॉर्मल कोल्ड चेन टेम्परेचर है यानी यही +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड का, वहां स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे स्टोरेज का जो मान लीजिए फ्रीजर है, ILR है या स्मॉल कोई रेफ्रिजरेटर है, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं वैक्सीन को और जगह नहीं है, तो डाइल्यूएंट को हम रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। डाइल्यूएंट को हम रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जब हमें डाइल्यूएंट को यूज करना है तो एटलीस्ट 24 घंटे उसको पहले फिर से हम क्या करें, कूल कर लें, उसको फिर से हम फ्रिज में रख दें 24 घंटे के लिए। जब वो ठंडी हो जाए तब जाके फिर हम उसको डाइल्यूट करेंगे वैक्सीन को। अगर हमारे पास जगह नहीं तो हम रूम टेम्परेचर पे उसको महीनों रख सकते हैं, लेकिन जब भी बात आएगी कि अब इसको यूज करना है तो यूज करने से एटलीस्ट 24 आवर पहले उसको रेफ्रिजरेटर में डाल के हमको क्या करना है, ठंडा करना है, कूल करना है, तब जाके डाइल्यूएंट्स को हम यूज करते हैं। विटामिन ए को रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं, विटामिन ए को रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। ये था लेवल, जो कोल्ड चेन का जो ये लेवल था, स्टेट लेवल है यानी रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, PHC लेवल और सब सेंटर लेवल। सेशन लेवल वो कहते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की एक्चुअल साइट है, जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, वो सेशन लेवल है। सब सेंटर लेवल को ही विलेज लेवल भी हम कह देते हैं। ठीक है, इसी को विलेज लेवल भी हम कह सकते हैं। इसमें अलग अलग वो है, वॉक इन कोल्ड रूम्स, जो बहुत बड़े जो वो होते हैं कोल्ड स्टोरेज, उनको कहा जाए, या वॉक इन फ्रीजर्स, ये भी बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। वॉक इन फ्रीजर्स में जब हम ये स्टोरेज की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात हो रही है, वॉक इन फ्रीजर्स में लॉन्ग टर्म। और जो कोल्ड रूम्स होते हैं इनमें क्या करना है कि इनमें जो है ना, अगर कहीं पे मान लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन रख के फिर ट्रांसपोर्ट करना है तो वॉक इन कोल्ड रूम्स में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लार्ज ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एंड लार्ज डीप फ्रीजर्स हैं, इनके भी टेम्परेचर एज इट इज है, 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। PHC लेवल यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे स्मॉल ILR और स्मॉल डीप फ्रीजर, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, 1 आध महीने तक आप यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वैक्सीन के खराब होने का, वो PHC लेवल पे होता है या सब सेंटर लेवल पे, दोनों में से किसी एक लेवल पे होता है। ये चीज बताई गई थी। सब सेंटर लेवल या विलेज लेवल पे क्या है, यहाँ पे वैक्सीन कैरियर्स या डे कैरियर्स, हमने डे कैरियर्स सबने देखे होंगे। जो पोलियो अगर किसी ने पी होगी तो उसमें एक वो चौकोर डब्बा होता है ना, उसमें ढेर सारे आइस पैक्स रखे होते हैं, उसी के अंदर बीच में वैक्सीन रखी होती है। तो वो जो कंधे पे टांग के लेके घूमती है आशा, वो क्या हुआ, उसी को हम कहते हैं डे कैरियर या वैक्सीन कैरियर, का उन्हीं का नाम दे दिया गया। इनका टेम्परेचर जो होता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 48 से 72 घंटे के लिए ये स्टोरेज इसमें हम कर सकते हैं। सेशन लेवल, जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है एक्चुअल लेवल है, तो वहाँ पे आइस पैक्स रखे होते हैं, वो आइस पैक्स, उसमें दो इस तरीके से सुराख होते हैं, इन सुराख में ही वैक्सीन, जो वैक्सीन का वायल है वो इसी में रखा रहता है, ठंडा होने के लिए यानी ठंडे रखने के लिए इसको रखा रहता है। 1 से 3 घंटे का स्टोरेज वो टाइम है कि इसी के दौरान इसको यूज करना है, क्योंकि बर्फ फिर पिघल जाती है फिर, क्योंकि ये बाहर हम रखते हैं। ये सेशन लेवल था, यहाँ पे आइस पैक्स का यूज होता है। कोल्ड चेन ये था। अब इस पे से ये कुछ क्वेश्चंस बन के आए। इंडिया में ये माना गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ये मोस्ट कंपोनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का इंडिया में, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ठीक, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, इंडिया में कोल्ड चेन का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में। नॉर्मली जो है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड को कोल्ड चेन का टेम्परेचर माना गया। मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलर इन इंडिया, सब सेंटर लेवल पे होता है ये, सब सेंटर लेवल पे मैक्सिमम चांस होता है कोल्ड चेन के फेलर का। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात, सब सेंटर लेवल है, विलेज लेवल है, वहां पे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस नहीं मिल सकती, इंटरप्टेड होगी, हो सकता है कि पोल ही गिर गया हो, लाइट आ ही नहीं रही हो, तो क्या स्टोरेज खराब, जैसे ही स्टोरेज नहीं हो पाया, आपके फ्रीजर्स नहीं चल रहे हैं, तो वैक्सीन ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगी। तो इसलिए ये माना गया कि सबसे ज्यादा चांस होता है कोल्ड चेन के फेलर का सब सेंटर लेवल पे।
अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो उस कोल्ड चेन के टेम्परेचर को चेक करता है, मॉनिटर करता है? नाम याद कर लीजिएगा। डायल थर्मामीटर। और ये जो डायल थर्मामीटर है ये किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। बस इसको नाम याद रख लीजिएगा। अब कितनी बार टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाए ये भी एक रिकमेंडेशन है। डायल थर्मामीटर से तो हम टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार करें? 24 घंटे में कितनी बार करें? 2 टाइम्स। ये रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 2 मरतबा डायल थर्मामीटर से पीएचसी लेवल पे कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक किया जाए 2 बार। और मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इंडिया में कहाँ पे होती है? इसी सब सेंटर लेवल पे होती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स हैं ये वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। कितने घंटे तक? किसी को आंसर पता है? कि आईएलआर को यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स को कितने घंटे तक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो वो 24 आवर्स का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगी? अगर 8 आवर्स तक, 8 घंटे तक, ये लिखा गया कि अनइंटरप्टेड यानी कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी हमने दे दी तो ये 24 आवर्स के लिए सफिशियंट है। फिर अगर 8 घंटे तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए फिर आप कट कर दीजिए तो अगले 16 घंटे तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा आईएलआर। इसीलिए इस आईएलआर को कोल्ड चेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी कहा जाता है। ठीक, अब आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। वैक्सीन जो थी वो क्या थे? वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन था। वैक्सीन जो था वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन था। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब हम देते हैं तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन के उसमें आता है। ठीक, पैसिव इम्यूनाइजेशन में एक चीज तो मानी गई कि ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज। ये बड़ी राइमिंग वाली चीज है। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज। ये याद रखिएगा। जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो एंटीबॉडीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर एंटीबॉडीज है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही होंगी। ये चीज थी। आमतौर से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात आती है टोटल 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। आईजीजी क्या है? ये सीरम में सबसे मेजर यानी अराउंड 80% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन वो आईजीजी है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी 80% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का 80% सिर्फ क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? एक्स्ट्रा वास्कुलर। इसके बारे में एक चीज है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? तो वो क्या है? यही है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यही क्रॉस करती है किसको? प्लेसेंटा को। ठीक, इसकी हाफ लाइफ होती है 21 डेज। बस इतना ही जानना है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। आईजीएम क्या? आईजीएम अगर प्रेजेंट है किसी के सीरम में, अगर आईजीएम डिटेक्ट हो गया तो ये मान लीजिए कि उसको कोई रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। एक तो सबसे बड़ी खासियत आईजीएम की यही है कि वो रिसेंट इन्फेक्शन को बताता है। इसकी हाफ लाइफ होती है बहुत छोटी सी, मैंने बताई थी 7 डेज की होती है। और ये आईजीएम एक ऐसा है, अगर फीटस, डेवलपिंग फीटस, इसको भी कोई इन्फेक्शन हो गया यानी फीटल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो फीटस भी आईजीएम को प्रोड्यूस कर सकता है या प्रोड्यूस करता है। ये लिखा गया। अगर फीटस को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आईजीएम को प्रोड्यूस कर देगा, यानी फीटस को भी आईजीएम प्रोड्यूस होगा। और बाकी ये सब जो है ना ये नहीं प्रोड्यूस हो सकती।
फीटल लाइफ में, लेकिन आईजीएम हो जाएगा। आईजीए क्या है? आईजीए जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर कोई डिफेंस प्रोवाइड करता है तो वो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए provides primary defense mechanism at the mucous membrane against local infection। इसकी हाफ लाइफ बताएगी 6 to 8 डेज। और ये आमतौर से, अब देखिए जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म की बात जब मैंने एक बार बताई थी पहले ना, बॉडी के ज्यादातर सिक्रेशंस जो है ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, लाइक लाइवा है, लाइवा, टीयर्स। टीयर्स है, मिल्क, या इसी को और प्रिसाइज कर लीजिए कोलोस्ट्रम, इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशंस होते हैं, वेजाइनल फ्लूइड है, ये सब क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट अगर पाई जाएगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए की पाई जाएगी। और ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में यही होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लोकल इन्फेक्शन अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये वहीं पे इसको काउंटर करते हैं। इसकी हाफ लाइफ 6 to 8 डेज। आईजीई क्या है? ये सब म्यूकस टिश्यूज में पाई जाती है, आईजीई है। और ये इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस के लिए आईजीई जो है इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस में आईजीई कंसेंट्रेटेड होता है, ये पाया जाएगा सबसे ज्यादा फिर। इसकी हाफ लाइफ होती है सिर्फ 2 डेज के लिए। अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है और हमने उसका सीरम चेक किया तो उसमें आईजीई का मिलना तय है। आईजीडी क्या है? इनके तारों की जरूरत नहीं है, इनको मत याद रखिए, बस इसका नाम याद रख लीजिए क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं बताया गया। इम्यूनोग्लोबुलिन डी का कोई फंक्शन नहीं बताया गया, बस नाम है। तो 5 होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। सबसे बड़ी बात क्या है? जो भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन रही हैं वो क्या होती हैं? वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। लेकिन जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन हैं वो एंटीबॉडीज नहीं हो सकती हैं। ये दो बड़े आपस में कंट्राडिक्शन वाली बात है। आईजीजी क्या है? मेजर फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन का। 80% टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? सिर्फ आईजीजी है। लार्जली जो कि क्या है? एक्स्ट्रावास्कुलर। और आईजीजी ही एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। हाफ लाइफ है 21 डेज का। ये था इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। अब थोड़ी सी दो तरीके की जो प्रिपरेशन, हम पैसिव इम्यूनाइजेशन जब हम करते हैं ना तो वो इन्हीं से करते हैं, या तो इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल दें या स्पेसिफिक दें। इसके अलावा एंटी सीरम जिसको हम कहते हैं उससे हम, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। एक्टिव तो हम वैक्सीन से कर रहे हैं। अब नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन यानी ऐसा एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन हो जो कम से कम 1000 डोनर से इकट्ठा किया गया हो। नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज रिच फ्रैक्शन हो और कम से कम कितने लोगों से लिया गया हो? 1000 लोगों से, 1000 डोनर से इकट्ठा किया गया हो। WHO ने क्या कहा? क्राइटेरिया लगा दी नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए कि उसमें कम से कम 90% क्या हो? इंटैक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो, आईजीजी हो। और उसके जितने सब क्लास, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ना उनके सब क्लास भी होते हैं, तो उनके सब क्लास भी प्रेजेंट होना चाहिए। और आईजीए का कंसेंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कम से कम जो हम ये नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन ले रहे हैं या किसी को अगर इंजेक्ट करना है तो कम से कम पहले से प्रूवन हो कि उसमें 2 बैक्टीरियल स्पेसीज और 2 वायरल स्पेसीज, 2 वायरसेस के लिए एंटीबॉडी उसमें मौजूद हो। ये था क्राइटेरिया इसका, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन अगर किसी को देना है तो। अब इसका यूज कहाँ होता है? यूज टू प्रिवेंट मीजल्स इन हाईली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। यानी कभी कभी मीजल्स में क्या होता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, किससे? नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन से। ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स अगर है, कांटेक्ट में आ गया, किसी कांटेक्ट से वो एक्सपोज्ड हो गया था यानी कांटेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको हम दे सकते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का। और दूसरी चीज क्या थी? टू प्रोवाइड टेम्परेरी प्रोटेक्शन अप टू 12 वीक्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन फॉर ट्रेवलर्स इन एंडेमिक। कहीं पे हेपेटाइटिस ए एंडेमिक है, वहां पे कोई ट्रेवल करना चाहता है कुछ हफ्ते के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर अंदर वो कह रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो उसको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे दीजिए, वो अपना काम कर जाए, वो बच जाएगा। ये इसी को कहते हैं हम क्या? प्रोफाइलेक्सिस भी इसी को कभी कभी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या? प्रोफाइलेक्सिस भी है।
अब यहाँ पे दो चीज है, लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन फॉर 12 वीक्स आफ्टर। अगर हमने नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया है तो कम से कम 12 हफ्ते या यूं कह लीजिए 3 महीने तक लाइव वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और अगर किसी को हमने लाइव वैक्सीन दे दी है तब क्या करना है, तो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक आप नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबुलिन को मत दीजिए। अगर किसी को नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन हमने दे दिए तो हमें 12 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा लाइव वैक्सीन देने के लिए। लेकिन अगर किसी को लाइव वैक्सीन दे दी गई है और उसको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है तो कम से कम 2 हफ्ते तक आप इंतजार कर लीजिए। नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन शुड बी डिफर्ड फॉर 2 वीक्स। फिर आता है स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक हो जाएगा, डिजीज स्पेसिफिक। ये नॉर्मल था, ये किसी में भी आप लगा दीजिए, खासतौर से इन दोनों डिजीजेज में ज्यादा दी जाती है। अब ये था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होगा कि ऐसे लोगों से इम्यूनोग्लोबुलिन ली जाए जो या तो वैक्सीनेटेड हैं या जिनको रिसेंटली इन्फेक्शन हो गया था और उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज पहले से प्रिपेयर करके रख ली है, उस डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में पाई जा रही है, तो ये हो गया स्पेसिफिक। और कम से कम इनमें क्या 5 गुना ज्यादा पोटेंसी हो इस नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबुलिन के स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन में 5 गुना ज्यादा एंटीबॉडी पोटेंसी होनी चाहिए। दूसरी चीज थी क्या, मेड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द पेशेंट हु हैव रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, या उनको इम्यूनाइज किया गया था किसी वैक्सीन से इम्यूनाइज करेंगे, वैक्सीन से इम्यूनाइज किया गया किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज खुद तैयार कर ली, वहां से ले लिया गया, तो वो स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन हो गई। और ये इमीडिएट प्रोटेक्शन देते हैं किससे, चिकन पॉक्स की प्रोफाइलेक्सिस के लिए आपको देना है, या हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर हो गया किसी से आपको, तो उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में भी हम क्या देते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी को जख्म है, अब कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने स्क्रैच कर दिया, तो आप प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। टेटनस है, जख्म हो गया, चोट लग गई थी, एब्रेजन हो गया, तो वहां पे भी एज ए प्रोफाइलेक्सिस हम स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करते हैं। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, जो स्पेसिफिक प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये प्रोफाइलेक्सिस भी है ना, ये स्पेसिफिक प्रिवेंशन में आता है, यानी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्रोफाइलेक्सिस भी आती है। ठीक, चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी को कोई सवाल अगर हो तो वो पूछ ले। अब इसके बाद वैक्सीन या उससे रिलेटेड कोई चीज अब ये वाली जो पोर्शन था ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आज तीसरी बार मैंने पढ़ाया है। अगर किसी को